आइए बेटे स्टार्ट करें। आज 23 हमारा हो गया है बेटा। जैसे आप लोग बेटे इंडिकेट कर रहे थे कि ओम्स लॉ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। लेट मी कंटिन्यू विद द डिस्कशन अहेड ऑफ दिस ओम्स लॉ बेटा। ओम्स लॉ कल दूसरी क्लास में भी कंप्लीट किया था, फिर भी बेटे एक बार मैं ब्रीफली थोड़ा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके और इसके जो बेसिक्स हैं इनके साथ रिलेटेड जो भी आपने ऑलरेडी कर रखा है उसको ब्रश अप करके आगे चलता हूँ बेटा। ओम्स लॉ में आप लोगों ने बेटा ये जो सर्किट है ये कंप्लीट किया होगा। दैट यू आर गिवन ए बैटरी एंड आफ्टर दैट बैटरी बेटा आपको एक ये प्योर रजिस्टर दिया जाता है। प्योर रजिस्टर आपका कोई भी बेटे लोड रजिस्टर हो सकता है, ये कोई बल्ब हो सकता है, कोई और बेटे जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इवन इट मे बी दैट आल्सो बेटा। सो बेटा ये लगाने के बाद आप एक एमीटर अटैच किया करते हो सो दैट कि आप अपने करंट को रिकॉर्ड कर सको कि कितना करंट आपका सर्किट में फ्लो हो रहा है। एंड आफ्टर दैट आपके पास एक बेटे की आपने यहाँ पे क्लोज करके लगा रखा है। दिस इज देयर, ये आपका प्योर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव आपने मार्क किया। और ये आपका पुत्र वोल्ट मीटर आपने ऐसे अटैच कर रखा है। वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड करने के लिए है। नाउ बेटा ये सारा सर्किट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने मैथमेटिकली कल बात की थी या 10th बी क्लास वाले स्टूडेंट्स ने भी डिस्कस कर रखा होगा दैट कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो हो रहा है प्योर रेजिस्टर में से, इस वायर में से, that is directly dependent upon the voltage applied across this resistor बेटे। और I will say that I अगर B पे डिपेंडेंट है, जो V है that will also be directly proportional to I बेटे। एक ही बात है, अगर ये इस पे डिपेंडेंट है तो ये भी इस पे डिपेंडेंट रहेगा। और हम बेटे इसको कुछ इस तरीके से फिर लिख सकते हैं, आपका V जो है दिस इज इक्वल टू R इंटू आई। आर को आपने बेटा जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोला था एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसको आपने बेटे रेजिस्टेंस सर्किट का बोला था। और आप रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से डिफाइन भी कर लेते हो V अपॉन आई करके बेटा। दिस इज द वे यू हैव योर रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड। एंड बेटे डियर ऑल वंस अगेन, अगर मेरा जो V है जैसे आप जानते हैं SI सिस्टम में ये वोल्ट्स में हुआ करता है और I आपका SI सिस्टम में एम्पियर्स में बेटे हुआ करता है। R विल बी इक्वल टू बेटा वोल्ट डिवाइडेड बाई एम्पियर्स और इसको बेटे बोल देते हो आप ओम। और मैं अगर बेटे बात करूं फर्दर मोर इस केस में तो आपका जो ये ओम है, जो यूनिट है ओम, दिस इज बेटे वोल्ट पर एम्पियर ये कहलाता है। कई बार बेटे डियर चिल्ड्रन यू नीड टू डिफाइन 1 ओम, हमें डिफाइन करना पड़ता है कि 1 ओम रेजिस्टेंस कितना है, उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। वंस अगेन बेटे जब भी आपको ओम्स लॉ कोई भी पूछे बिना सर्किट डायग्राम के आपका काम कंप्लीट नहीं है, इट विल बी इनकम्प्लीट। और आपको ये डायग्राम सर्किट का जरूर ड्रॉ करना है, कोई पूछे या ना पूछे। ओम्स लॉ का जब भी आपको क्वेश्चन आता है बिना सर्किट डायग्राम के आपका आंसर जो है दैट विल बी कंसीडर्ड इनकम्प्लीट बेटा। सो दिस इज कंपल्सरी, ये ड्रॉ करना ही करना है। एंड देन थोड़ा बेटे मैं और आगे बात करूंगा रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट। लास्ट टाइम बेटे आप लोगों ने डी और बी दोनों सेक्शंस वाले बच्चों ने ये किया था कि 1 ओम रेजिस्टेंस जो है ये कितना होगा, कितने रेजिस्टेंस को हम 1 ओम रेजिस्टेंस बेटा बोल सकते हैं। सो फॉर दिस बेटे वी विल से दैट कि अगर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है सर्किट का ये 1 वोल्ट है और बेटे जो रेजिस्टेंस है आर ये
1 ओम तब होगा अगर इस वोल्टेज की वजह से 1 एम्पियर करंट आपका सर्किट में फ्लो करेगा। सो बेटे वंस अगेन लेट मी डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस बेटा। वी विल से दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज 1 ओम if beta 1 volt potential difference applied across the resistor। हाँ जी बेटे मुझे पता है आप कर चुकी हो, मैं इसीलिए थोड़ा 1 एम्पियर बेटे ये आपका 1 ओम का था बेटा। तो ऐसे ही कल हमने बेटे VI ग्राफ्स के बारे में भी बात की थी। मैं ब्रीफली 1 मिनट लूंगा, देन आई विल बी मूविंग अहेड विद द डिस्कशन। ये मैं चीज़ों को बेटे पीछे से कनेक्ट कर रहा था कि आप एक बार फिर से इन टॉपिक्स के साथ फैमिलियर हो जाएं बेटा। अच्छा डियर चिल्ड्रन, ओम के साथ साथ आपका मिली ओम, माइक्रो ओम भी आप यूज कर सकते हो। अगर रेजिस्टेंस बड़ा थोड़ा होगा सर्किट का, यू कैन यूज द टर्म मिली ओम एंड यू कैन यूज द टर्म माइक्रो ओम आल्सो बेटा। मिली ओम आपका 10⁻³ ओम के बराबर होता है और माइक्रो ओम आपका 10⁻⁶ ओम के बराबर बेटे हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हो। देन डियर ऑल, इसके साथ ही साथ आपको ये बेटे VI ग्राफ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने इस एक्स एक्सिस पे अगर V कंसिडर किया है और Y एक्सिस के ऊपर अगर आपने I कंसिडर किया है, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। O पॉइंट, P पॉइंट, लेट दिस पॉइंट भी बेटा Q पॉइंट, इसको आपने एंगल को थीटा बोल दिया। आप टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा निकाल लीजिए। आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग द पॉइंट्स बेटा। तो ये एंगल को आप थीटा बोलोगे, tan थीटा आपके पास आ जाएगा बेटा PQ अपॉन OQ बेटा। PQ आपको बेटे देखिए ये करंट दे रहा है, ये यू कैन कंपेयर इट अलोंग द Y एक्सिस, इट इज इक्वल टू I। ये आपको ये देखिए V दे रहा है। सो बेटे टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा जो है 1 अपॉन B अपॉन I भी आप लिख सकते हो। इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R। और बेटे आप ये कह सकते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है दिस इज 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा बेटे। या आप ये कह लीजिए कि आपका जो सर्किट है इसका जो रेजिस्टेंस होगा बेटा दैट विल बी गिविंग यू that will be given you by reciprocal of the slope of VI ग्राफ बेटा। सो इस तरीके से आप अपना R जो है डिफाइन कर सकते हो इस VI ग्राफ से। जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही करें। आपको अगर I इस एक्सिस के अलोंग और V इस एक्सिस के अलोंग दिया हुआ हो तो उल्टा हो जाएगा सारा। ये आप लोगों ने बात ऑलरेडी कर दी हुई है, तो मैं जस्ट बेटे रिपीट ही कर रहा था कि 2 मिनट इस पे लगा लें फिर आगे चलेंगे। आपके पास बेटे IV ग्राफ भी दिया हो सकता है आपको कुछ इस तरीके से। आप I इधर ले लीजिए एंड V विल बी अलोंग द Y एक्सिस, ग्राफ विल बी अगेन स्ट्रेट लाइन। Mark this point as P, this as Q, this angle as theta. In this case, tangent of angle theta will be equal to your V upon I. Right बेटा? और ये कोई बच्चे का हैंड रेज मैंने देखा था बट आई कुड नॉट सी प्रॉपरली बेटा। सो एक बार फिर से बता दीजिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। मैंने हैंड रेज देखा था, मैं देख नहीं पाया बेटे किस बच्चे ने किया था। यस बेटा, अगर किसी को कोई पॉइंट है पूछना तो प्लीज बता दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं अदरवाइज। यस बेटे, चलिए फिर चलते हैं आगे। इसमें V अपॉन I आपको बेटे सिंपली R दे देगा और आप कहेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू R, या आपका जो रेजिस्टेंस है tan थीटा को आप बेटे स्लोप ही बोला करते हो ना, दिस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ IV ग्राफ बेटे। तो ये दोनों ही आपने चीजें बेटे याद रखनी है। दोनों आपकी जो अप्रोचेज हैं आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए कि आपका VI ग्राफ है तो आप कैसे करोगे, IV ग्राफ है तो कैसे करोगे। दूसरी चीज बेटा, आपको ये स्लोप के एंगल के बारे में भी ध्यान रखना है। आपका एंगल ये अगर ज्यादा है, थीटा बड़ा एंगल है, तो रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली tan थीटा भी डिपेंडेंट है। इट विल मीन दैट कि अगर आपका ये लाइन बेटे यहाँ पे हो जाता तो दैट वुड हैव इंडिकेटेड दैट कि आपका रेजिस्टेंस सर्किट का ज्यादा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है
और अगर ये यहाँ होता तो दैट माइट हैव इंडिकेटेड दैट कि आपका जो रेजिस्टेंस है ये कम है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना बड़ा एंगल उतना आपका रेजिस्टेंस बड़ा, जितना आपका एंगल कम उतना आपका रेजिस्टेंस भी कम। लेकिन इस केस में उल्टा है, अगर एंगल थीटा आपका बड़ा होगा, डियर ऑल, आपका थीटा डिनोमिनेटर में है इस केस में, अगर एंगल बड़ा है तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा एंड वाइस वर्सा। सो इन दिस मैनर बेटे आपने ये सारे का सारा जो डिस्कशन है कंप्लीट करना है। इसके बाद हमने बेटे ऑलरेडी बात कर ली हुई है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है ये क्या चीज है, आपने डिफाइन भी कर लिया हुआ है, अच्छे से आपको पता भी है कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, यहाँ तक आप लोगों ने सबने कर लिया हुआ है। मैं सिर्फ ये चीजों को 1 मिनट के लिए 2-4 मिनट के लिए रादर रिपीट कर रहा था। नाउ बेटे लेट अस हैव द कंसेप्ट ऑफ द फैक्टर्स on which the resistance of a resistor depends बेटा। कौन कौन से फैक्टर्स पे किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बेटे डिपेंड करता है, आइए फोकस करके देखें। इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक बेटे वायर है, एक कंडक्टर है, कॉपर का वायर है या सिल्वर का वायर है या एल्युमिनियम का वायर है, और ये लीजिए, इसको मैं थोड़ा डार्क भी कर देता हूँ, दैट विल बी इंडिकेटिंग दैट कि ये सिंपली आपका वायर है बेटा। डियर चिल्ड्रन, इसमें इसका जो लेंथ है लेट इट बी इक्वल टू स्मॉल एल। जैसे ये ओशन बेटे, यू आर अनम्यूटेड पुत्र। यस सर, आपने रेजिस्टेंस ऑफ के बाद क्या लिखा है? बेटे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर, रेजिस्टर लिखा ओके हुआ है। सर। हाँ जी, रेजिस्टर बेटे, रेजिस्टर डिपेंड्स, राइट बेटा। चलिए बेटे मैं ये आपको कह रहा था, इमेजिन कर लीजिए जैसे मेरे हाथ में चौक है, तो ये चौक का आप ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे होंगे, इसकी कुछ थिकनेस है बेटा। तो इन दैट मैनर इसका भी ये एरिया ए जो है, इट इज बेटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा। एल इसकी लेंथ है, ए बेटे इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और इस केस में बेटे अगर हम बात करें कैपिटल V की, लेट इट बी द वॉल्यूम ऑफ द रेजिस्टर। बेटे इसको मैंने रेजिस्टर क्यों बोला है, क्योंकि इसका कुछ रेजिस्टेंस है वायर का, इसलिए मैंने रेजिस्टर बोला है इसको। और R जो है इसका मान लीजिए रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर और द वायर, और द रेजिस्टर भी आप कह सकते हो। बेटे एक्सपेरिमेंट करके ये बात देखी गई है कि इस वायर ने अपने में से करंट के फ्लो को जितना अपोजिशन ऑफर किया है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे लाइन, जब आप इस वायर में से करंट को पास करवाओगे, ये वायर अपने में से करंट को इजीली पास होने नहीं देगी, अपोज करेगी करंट के पैसेज को, और वो करंट के पैसेज को जो अपोजिशन है उसी को आपने रेजिस्टेंस बोला था, और रेजिस्टेंस को आपने कैपिटल R से डिनोट किया है बेटा। अब यहाँ पे बात सामने आई है, एक्सपेरिमेंटली ये नोट किया गया है कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर डिपेंड्स बेटे। 1 मिनट वेट करिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि ये लाइट को अभी भी थोड़ा क्लियर पड़ रहा है। सो बेटा इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर डिपेंड्स बेटे। हाँ जी बेटे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस जो है बेटे आपके कंडक्टर का या रेजिस्टर का, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है बेटा, ये डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपके वायर की, आपके कंडक्टर की लेंथ कितनी है। दूसरी बात ये नोटिस किया गया है कि ये इनवर्सली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका जो है कितना ये मोटा है या कितना थिक है या थिन है, इस चीज पे डिपेंडेंट होता है।
आप अगर बेटे ये जो दो इक्वेशंस हैं आपकी, इनको कंबाइन कर लो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इस साइन को मैं अगर हटा दूं, रिमूव कर दूं, R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A बेटे। जो रो है यहाँ पर, दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ये आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी है बेटा। लेट मी राइट बेटा, ये साइन ऐसे लिखा जाता है, जो डेंसिटी लिखते हो ना आप 9th क्लास में लिखा करते थे, इट इज जस्ट लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड बेटा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टर बेटा। रेजिस्टर आप जो कंसिडर कर रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो, ये उसकी रेजिस्टिविटी है। अदरवाइज जो रो है आपका, इट इज विथ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये बेटे आपका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर ये आया था, इसीलिए इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोला है। अब ये होता क्या है, इट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टर। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा अभी प्रेजेंटली, बट थोड़ा मैं इसके ऊपर थोड़ा पहले ध्यान दूं बेटा। ये रिलेशन से हमें ये पता चल जाता है कि अगर आपके कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, मतलब वो अपने में से फ्लो हो रहे करंट को ज्यादा अपोज करेगा, ज्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा। और अगर आपका कंडक्टर थिक है, अगर हम एक बेटे वेरी फाइन वायर ले लेते हैं, एक बड़ी मोटी वायर ले लेते हैं, तो जो बिल्कुल फाइन वायर होगी, फाइन वायर का जो रेजिस्टेंस है बेटा, क्योंकि एरिया के ऊपर इनवर्सली डिपेंडेंट है, वो ज्यादा होगा। याद रखिए हमेशा, जितना वायर आपका थिन होगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना वायर आपका थिक होगा उतना उसका रेजिस्टेंस बेटे जो है वो कम होगा, क्योंकि एरिया पर इनवर्स डिपेंडेंस है। नाउ अब अगर हम बेटे रेजिस्टेंस, जैसे हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, इसके यूनिट्स वगैरह आपने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आपका R रो इंटू L बाई A के बराबर है। अब रो की भी बात हमने कर ली। अब ये रो चीज क्या है, हम रो को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा फोकस करिएगा बेटा। आप इस केस में जो आपका R है, रो इंटू L अपॉन A के बराबर लिखा था। आपका जो रो है, ये बेटे रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है, ये डायमेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। रो इट डज नॉट डिपेंड ऑन length of the conductor, length of the conductor and area of cross section, area of cross section of the conductor, इस पे भी ये डिपेंडेंट नहीं है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंडेंट है। जो रो है बेटा, मैं इस तरफ लिख रहा हूं इसको रब करके, जो रेजिस्टिविटी है इट डिपेंड्स अपॉन द, जो रेजिस्टिविटी बेटे रो है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। आपके मटेरियल का नेचर कैसा है, इस बात पे डिपेंडेंट रहता है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको बेटे मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं। R आपके पास रो इंटू L अपॉन A के बराबर था। A को मैं इस तरफ ले गया हूं, L को भी इस तरफ ले गया हूं। I will get R इंटू A अपॉन L इज इक्वल टू रो, या इसको बेटे मैं ऐसे लिख लूं, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। बेटा आपका जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इन चीजों पे बेटा ये इनके साथ रिलेटेड है। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं रो के यूनिट्स की बात करूं, यूनिट्स आपके रो के क्या होंगे, रो को आप बेटे
रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह देते हो। ये जो रो है इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टर, और इसको बेटे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों टर्म्स से आप इसको बुला सकते हो बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रो आपका जो है आर आपका ओम्स में होता है, आर के यूनिट बन गए ओम, दिस इज द सिंबल फॉर ओम। एरिया एसआई सिस्टम में मीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ एसआई सिस्टम में सिंपली मीटर्स में होता है। एक पावर इसके साथ कैंसल आउट हो गई, रो के यूनिट्स बन गए ओम मीटर एसआई सिस्टम में बेटे। याद रखिएगा, आपको बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या हैं, दीज आर ओम मीटर बेटे। देन इन दोनों टर्म्स के साथ रिलेटेड छोटी छोटी दो और टर्म्स भी हैं, आइए पहले उनके बारे में भी बात कर लें, देन आई विल बी टेकिंग द डिस्कशन अहेड विद दिस ऑल बेटा। रेजिस्टेंस आपने किया, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बेटा कंडक्टेंस आपका जो होगा, कंडक्टेंस आपका 1 रेजिस्टेंस के बराबर हुआ। फिर बेटे यही बोला है हमने, कंडक्टेंस को आप जनरली जी से डिनोट कर लेते हो, इट इज 1/r। इसके कंडक्टेंस के यूनिट्स कितने बन गए बेटा, क्या बन गए, ओम इनवर्स। इसको साइमन भी बोल देते हैं, और इसको बेटे MHO, इसको उल्टा करके लिख देते हैं महो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी आप कर लीजिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस बोलते हैं, तो ये रेसिप्रोकल लिख दिया, इसके यूनिट्स बन गए ओम पावर -1 या ओम इनवर्स कह लो, इसको साइमन भी बोल देते हैं और महो भी कह देते हैं, MHO उल्टा करके लिख दिया स्पेलिंग्स को, तो दैट इज यूर कंडक्टेंस। ऐसे ही इस तरफ आपका जो कंडक्टिविटी है इसको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी बोल देंगे बेटा। आइए फोकस करें बेटा, वी हैव रो आपने बोला था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और आपका रेसिप्रोकल ऑफ रो इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को आप बेटा सिग्मा से डिनोट करते हो। फिर से मैं सिंबल डालता हूं, जरा देखिएगा कैसे करोगे आप। ऐसे सिंबल, ऐसे लाइन बना दी, लाइन बनाने के बाद इसको ऐसे गोल सा कर देते हैं, इट इज कॉल्ड सिग्मा, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसके यूनिट्स की बात करें बेटा, इसके यूनिट ओम मीटर थे, इसके यूनिट्स बन जाएंगे बेटा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको आपने साइमन बोला था, साइमन मीटर इनवर्स, या इसको आपने MHO मीटर इनवर्स भी कह सकते हो। सो इन दिस मैनर आप इन टर्म्स के साथ बेटे डील कर सकते हैं। बिफोर वी प्रोसीड विद द डिस्कशन अहेड, 1 मिनट आपका और इसी डिस्कशन पे लूंगा बेटे। आइए जरा और बात करके देखें इसके रिलेटेड। हमने रो को अगर हमें डिफाइन करना पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं। आपका रो जो था R × A/L के बराबर आपने कहा था, ये कहां से आया था, R = रो × L/A था ना। इन टर्म्स को हमने एडजस्ट करके रो निकाल लिया था बेटा। अब बेटे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक बेटा ये क्यूब है, मेटल का क्यूब है। मेटल के क्यूब में आपका जो साइड है 1 मीटर का साइड मैंने लिया, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक मेटल का क्यूब है मेरे पास, मेटल का क्यूब, और क्यूब की जो साइड है ये 1 मीटर है बेटे। इसका मतलब है ये साइड 1 मीटर हो गई,
ये भी 1 मीटर हो गई और ये साइड भी 1 मीटर हो गई बेटा। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इसके क्रॉस में बैटरी लगा देता हूँ, इसको मैं अपना कंडक्टर मान लूँ, वायर मान लूँ, इसमें लेंथ आपका 1 मीटर है, एरिया बेटे ये एरिया बन गया आपका इस फेस का एरिया। इट विल बी 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इट विल बी 1 मीटर स्क्वायर बेटा। ये इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। अगर आपके क्यूब की साइड 1 मीटर के बराबर है तो रो आपका जो है इट विल बी r 1/1, ये आपका रो इट विल बी इक्वल टू r बेटे। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि resistivity of a conductor is equal to its resistance if the length of the conductor is 1 unit and its area of cross section is again 1 unit बेटा। बेटे मैं रिपीट कर रहा हूं सारा ये एक बार फिर से। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है ये रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। कब बराबर होगा? अगर आप कोई ऐसा कंडक्टर ले लो जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है और जिसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है। सो वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी is defined as the resistance of a conductor having 1 meter length and 1 meter square area of cross section बेटे। आइए मैं लिख देता हूं एक बार, फिर मैं आपकी कोई अगर बात है तो वो भी सुन लेता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। डिफाइनिंग रेजिस्टिविटी बेटे, आइए देखें बेटा। टू डिफाइन रो, रो आपका रेजिस्टिविटी है। वी कैन से दैट the specific resistance of a resistor is defined as its resistance if it is having length 1 meter and area of cross section 1 मीटर स्क्वायर बेटा। तो इस तरीके से बेटे आप इसको डिफाइन कर लोगे बेटा। सो इन दिस मैनर बेटे आप इसके बारे में डिस्कशन अपना जो है कंप्लीट कर सकते हैं बेटा। किसी भी बच्चे को कोई पॉइंट है पूछना तो आप बता दीजिए। आई विल बी रिपीटिंग दैट। भूमिका बेटा आपको अनम्यूट किया है। भूमिका, भूमिका बेटे इज इट ऑल क्लियर और नॉट? सर एक बार रिपीट कर दो। सारा बेटा? सर ये जो आपने डेफिनेशन लिखा है। हाँ जी बेटे मैं कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए सारे बच्चे फिर से। बेटे हम जनरली एक वायर कंसीडर कर रहे थे जिसको हमने बोला था हमारा कंडक्टर है, जिसका हम रेजिस्टेंस वगैरह निकाल रहे थे। मैंने उस वायर को हटा दिया, उस वायर की जगह पे मैंने ये एक क्यूब ले लिया। मेटल का बना हुआ क्यूब है, ये भी तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना बेटा। और क्यूब भी मैंने ऐसा चूज किया है जिसकी साइड 1 मीटर हो, और अगर साइड उसकी 1 मीटर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इट विल बी 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और आप जानते हैं रो r इंटू ए अपॉन एल होता है। ए आपका 1 मीटर स्क्वायर था, एल आपका 1 मीटर था, तो 1 विल कैंसल आउट विद 1, आपका 1 ही रह जाएगा और आपका रो r के बराबर आ गया। सो वी विल बी सीइंग दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्यूब हैविंग यूनिट साइड। सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। सो डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन specific resistance is the resistance of a conductor or a cube having 1 unit side बेटा। in this way आप इसको बेटे देख सकते हो, डिवाइड कर सकते हो बेटे। 10th D क्लास बेटे आर्यन, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आर्यन रोल नंबर 3 10th D क्लास। यस सर। हाँ जी बेटे, ऑल क्लियर और नॉट? यस सर। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बेटे जो रेजिस्टेंस है ना आपका आर, ये रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है
ये आपका कांस्टेंट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटे एक बार फिर से। जैसे देखो मेरे पास ही रिंग है बेटा, मेरा ये रिंग जिस भी मेटल का बना हुआ है, इस केशव को भी अनम्यूट किया है बेटा। केशव आप बोलिए पहले। केशव, केशव। सर वो मेरे को एक बार दोबारा डिफाइन कर दो सर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी को, हाँ जी, रेजिस्टिविटी। हाँ रेजिस्टिविटी बेटे दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं। इसमें हमने एक कंडक्टर जो हम जनरली वायर लेते हैं, वायर नहीं एज्यूम किया, वायर की जगह पे हमने ऐसा क्यूब ले लिया, मेटल का बना हुआ क्यूब है, जिस मटेरियल का आपका वायर था उसी का बना हुआ क्यूब हमने लिया। इस क्यूब में हमारा साइड 1 मीटर है। अगर बेटे साइड 1 मीटर होगा तो इसका इस स्पेस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया ना बेटा। तो ये वैल्यूज इसमें मैंने पुट कर दी। एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 मीटर है, 1 और 1 इट विल गिव यू 1 ओनली। रेशो लोगे तो आपका रो आर के बराबर बन गया, और आप कहोगे रो जो है इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। डियर फिर से सुनिएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्यूब, रादर मेटेलिक क्यूब हैविंग 1 मीटर साइड। सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल बेटा। अगर साइड 1 मीटर होगी तो एरिया तो अपने आप 1 मीटर स्क्वायर हो गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रो विल बिकम इक्वल टू आर बेटा। राइट बेटा। इसके साथ बेटा मैं एक छोटा सा ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना चाहता था इसके साथ रिलेटेड। तो उससे पहले मैं आपको ये रो के बारे में बात बता रहा था, तो बीच में आपने क्वेश्चन अपना पूछा था बेटा। जो रो है बेटा ये बदलता नहीं है, ये तभी बदलेगा अगर आप अपना मटेरियल बदल दोगे। एल्युमिनियम का वायर लोगे तो उसका रो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप सिल्वर लोगे रो उसके लिए फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे आप उसकी लेंथ बढ़ा लो, कम कर लो, एरिया बढ़ा लो या कम कर लो, रो नहीं बदलेगा। रो क्योंकि ये आपके मटेरियल के नेचर पे डिपेंडेंट है, दैट इज व्हाई इट विल नॉट एट ऑल चेंज बेटा। सो इन दिस मैनर बेटा हम ये सारे का सारा जो है ये डिस्कशन कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है, बेटे आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम तो नहीं हो रहा है? यस बेटे डियर ऑल। हाँ जी बेटे, भूमिका कुछ कहना चाहती है। सर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी और रो इक्वल होते हैं? नहीं बेटे इक्वल नहीं होते बेटा, ये इस कंडीशन में इक्वल होते हैं, इस कंडीशन में, अदरवाइज इक्वल नहीं होते हैं। अंडर दिस कंडीशन ओके सर, है ना बेटा। बेटे डियर थैंक यू बेटे, आई थिंक टाइम हो गया है। ओके सर। हाँ जी बेटे, सर टाइम हो गया। हाँ जी बेटे कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल। यस सर। ओके जी।